मेरा दिल दुख से भरा है। कह रहे जिंदा को भी नहीं छोड़ रहे, जिंदा को भी लाशों में ले गए। अब मैंने खुद अपनी आंखों से उनका भेजा देखा, दीवार पे लगा हुआ और उनकी लाश नीचे पड़ी हुई थी। जो घटना मुरादाबाद में हुई है उसने हमारे देश को चोट लगाई है। हर ईद जो है वो बरोज बुध 13 अगस्त की याद दिलाती है। इसका अंदाज़ा सिर्फ हमें है, हमारी वालिदा को। इस जगह पे लाशें थी, आप लाशें थी, ये सब जगह ये सब जगह पे सब लाशें चल रही हैं, आते निकल रही हैं, टांगे टूटी हुई हैं, मतलब खून बह रहा है, मतलब कोई मरा हुआ है, कोई खिसक रहा है, कोई तड़प के कह रहा है कि बचा लो मुझे, बचा लो मुझे। वहाँ हमने नज़ारा जो देखा, चारों तरफ मतलब टोपियाँ, जूते, चप्पल, लोग मतलब ऐसे फैले पड़े हुए थे। तो जब आगे गए तो देखा गलशेई चौकी पूरी तरह आग से लपटों में थी। आग बरस रही थी, एक हंगामा हुआ था, खून के बह रहे थे। हमारा लोहे का चादर था, पुलिस ने आन के उसे तोड़ा और फिर उसके बाद अंदर घुसे। घर पर अटैक किया, मदर को शूट किया, स्पॉट वो ख़त्म हो गई। जब मेरे वालिद करीब 8-9 बजे आए थे तो कीचड़ में सने हुए थे, खूनों में उनके कपड़े लथपथ थे, लथपथ खून में थे और बेतहाशा आन के कुर्सी पे रोए, धाड़े मार मार के रोए। ये पता चला कि जमील भाई की गोली लग गई, जमील भाई की गोली लग गई, खून बह रहा, खून बह रहा। गाड़ियाँ जो पुलिस की पीएससी की जो ट्रक होते हैं, जी खाली वो आन के खड़े हो गए थे, मैंने देखे थे 4-5 ट्रक जी, और जो खाली ट्रक थे उनमें को लाशें करके डाल दी। मिश्रा जी ने मुझे बताया कि हमने 25 लाशें बरामद कर ली हैं और निकलने का सिलसिला भी जारी है। तीन दिन तक डेड बॉडी हमारे यहाँ घर पर ही रखी रही। वो दहाड़े मेरी कानून सुनी थी और ऐसी दहाड़े थी जो मैं आपको बयान नहीं कर सकता, नहीं कर सकता बयान। जिसका कोई मरता है दर्द उसी को होता है, भाई दर्द क्या चीज़ है तो इंसान वो ही जान सकता है जिसको चोट पहुंची हो। इतना भयानक वाक़या था ये कि मैंने सुना है, देखा नहीं, जलाने वाला बाग वाला अंग्रेज़ों का, कि लोग वहाँ पे जिस तरीके से फायरिंग हुई थी शायद लोग उसे भी भूल गए उस शहादत को देख के। वो अंग्रेज़ों ने किया था, ये हमारे देश के रक्षकों ने किया था। पुलिस वर्सेस एक तरह से मुस्लिम था, ये कोई कम्युनल राइट्स नहीं कह सकते। लगभग 4 ट्रक लाशें तो मेरे सामने जिंदा और मुर्दा गईं। मगर जितनी लंबी फिगर बताई थी उतने नहीं मरे थे। जिसको बना बताया बाद में आगे जिंदा मिला मुझे। और आज भी अगर मेरे चेहरे पे और मुझे वो मंज़र याद अब भी है, आता है तो मेरा दिल दहल जाता है। ऐसी लड़ाई कभी नहीं देखी कि जैसे उस बार हुई। मुरादाबाद अपने पीतल हैंडीक्राफ्ट के लिए मशहूर उत्तर प्रदेश के इस शहर का नाम सन 1600 में मुगल सम्राट शाहजहां के बेटे मुराद के नाम पर मुरादाबाद पड़ा। इस शहर में हिंदू और मुस्लिम आबादी लगभग बराबर है। पीतल पर चलते हथौड़े की आवाज इस शहर के आसमान में अक्सर गूंजती रहती है। लेकिन 43 साल पहले पुलिस की गोलियों और लोगों की चीख पुकार ने बाकी सभी आवाजों को दबा दिया। 13 अगस्त 1980 का वो दिन मुरादाबाद के लोग चाहकर भी नहीं भुला पाते, जब ईद उल फितर के दिन नमाज के दौरान
50,000 के करीब मुस्लिम समाज के लोगों पर उत्तर प्रदेश की प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी यानी पीएसी के जवानों ने गोलियां चला दी थीं। इसके बाद पूरे शहर में जो हुआ वो काफी भयावह था। सरकारी आंकड़ों का तो पता नहीं, लेकिन लोगों के मुताबिक उस दिन मरने वालों की संख्या 300 से 400 के करीब थी। तो आखिर उस दिन हुआ क्या? क्यों नमाज पढ़ रहे लोगों पर पुलिस ने गोलियां चला दी और फिर कैसे पूरा शहर आग की लपटों में घिर गया? इन सभी सवालों का जवाब खोजने हम पहुंचे मुरादाबाद। 43 साल बाद इन सवालों का जवाब खोजना इसलिए जरूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का ऐलान किया है। इस नरसंहार की सच्चाई जानने के लिए हमने सबसे पहले बात की सैयद असद कमाल से, जो गोली चलने के वक्त ईदगाह में मौजूद थे। तब असद की उम्र महज 11 साल थी और उनके पिता सैयद फहीम कमाल इमाम शहर थे, जो उस वक्त ईद उल फितर की नमाज पढ़ा रहे थे। असद का कहना है कि नमाज के वक्त एक सुअर ईदगाह में घुस आया था, जिसे मुस्लिम समाज के लोग नापाक समझते हैं, जिसके चलते मुस्लिम पक्ष और पुलिस में झगड़ा हो गया। असद कड़ी दर कड़ी बताते हैं कि उस दिन ईदगाह में आखिर हुआ क्या था। 13 अगस्त 1980 ईदगाह पे एक बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक एक हादसा हुआ, जिससे पूरी दुनिया दहल गई। इबादत गाह जो 1 महीना रोज़ा रख के लोग ईद की नमाज अदा करने गए थे, वहाँ पे बिना लाठी चार्ज के, बिना आंसू गैस के डायरेक्ट गोली चलाई गई। और वो गोली मैं अपने वालिद मरहूम सैयद डॉक्टर कमाल फ़हीम साहब के साथ था। मेरी उम्र लगभग 10 से 11 साल थी। इतना भयानक वाक़या था ये कि मैंने सुना है, देखा नहीं। जलाने वाला बाग वाला अंग्रेज़ों का कि लोग वहाँ पे जिस तरीके से फायरिंग हुई थी, शायद लोग उसे भी भूल गए उस शहादत को देख के। और आज भी अगर मेरे चेहरे पे और मुझे वो मंज़र याद अब भी है, आता है तो मेरा दिल दहल जाता है। और जब मेरे वालिद करीब 8-9 बजे आए थे तो कीचड़ में सने हुए थे, खूनों में उनके कपड़े लथपथ खून में थे और बेतहाशा आन के कुर्सी पे रोए, दहाड़े मार मार के रोए। तो उन्होंने बताया कि अरे जिंदा को भी नहीं छोड़ रहे, जिंदा को भी लाशों में ले गए। देखिए आज भी आप ईदगाह जाते हैं, पहले से 15-20 दिन से तैयारियां शुरू हो जाती हैं, सफाई की, कुत्ते पकड़े जाते हैं, जानवर पकड़े जाते हैं, जंगली भी पकड़े जाते हैं और पूरी नालों की सफाइयाँ होती हैं। सब कुछ आज भी होता है, ये आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो पहले भी ऐसी हुआ करता था कि वहाँ पे सफाइयाँ हुआ करती थी, सब कुछ हुआ करता था, बल्लियाँ लगा दी जाती थी और ट्रैफिक रोक दिए जाते थे। तो अगर ये कोई प्री प्लानिंग किसी जानवर को ये सुना कि स्वर छोड़ दिया गया था, तो वो स्वर आया कैसे, उसे लाया कौन? वो इतनी ज़्यादा मतलब इतनी सिक्योरिटी में, इतनी एहतियाती में, इतनी उसमें कि आप मोटरसाइकिल लेके नहीं जा सकते, तो एक जंगली कैसे आ गया? इतनी अंदर आ गया कि मैदान में आ गया वो नाले के पास। और आदमी नमाज पढ़ रहा है, गलशहीद से पार हो गया, इंदिरा चौक से पार हो गया, पहलवान जी के मज़ार से पार हो गया, इधर से पार हो गया। तो इतनी बीच में पॉइंट में कहाँ से लाया गया है वो जंगली? इसकी जांच होनी चाहिए कि किसके घर में से छोड़ा गया, वो किस जगह से छोड़ा गया वो। तो क्या इसमें जो वाल्मीकि बस्ती थी बिल्कुल साथ में लगती थी, इनका भी कोई रोल रहा उस दौरान? नहीं, वाल्मीकि बस्ती वहाँ नहीं थी जी। ईदगाह से वाल्मीकि बस्ती बहुत दूर है, गलशहीद पे रहते हैं वाल्मीकि, उनसे कोई रूल नहीं था, उनसे कोई मतलब नहीं था। ये तो वाल्मीकियों को मतलब टारगेट बना के इन्हें हिंदू मुस्लिम करनी थी, क्योंकि पुलिस ने गोली डायरेक्ट चलाई ना। और ऐसे गोली चलाएंगे इस तरीके से निहत्ते लोगों पे, जिन्होंने 1 महीना रोज़ा रखा, अल्लाह की इबादत करने गए, अल्लाह की इबादत करी 1 महीना, उन लोगों पे
उन बच्चों पे, उन आदमियों पे, उन बुजुर्गों पे, उन जवानों पे, जिनके आज भी औरतें, आज भी जो लोग बचे हुए हैं, उन्होंने अपने घर पे आन के अपने भाई की, माँ की, बेटे की या अपने शौहर की शक्लें नहीं देखी, अपने बच्चों की शक्लें नहीं देखी। ये कौन सा तरीका है? ये तो बहुत गंभीरता वाली बात है। इसकी तो जांच करनी चाहिए बारीकी से कि इतनी भीड़ में उस नाले के पॉइंट पे जहाँ ईदगाह है वहाँ वाल्मीकि बस्ती नहीं है। अब भी आप चेक कर लीजिए, आज भी वो जगह है, आज भी वही ईदगाह है, आज भी वही नाला है। यानी कि आपका ये कहना है कि ये पुलिस की तरफ से पहले गोली चली जी, और को और मतलब चलाने पुलिस वाला। वालों का ये कहना है, जो हम रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, मीडिया रिपोर्ट्स, कि उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि पहले मुस्लिम पक्ष की तरफ से पत्थर चला था जो उनके एसएसपी के सर पे लगा। अच्छा। उसके बाद जब वो घायल हुए तो पैनिक की स्थिति में उन्होंने गोलियां चलाई। क्या ऐसा कुछ हुआ या क्या हुआ था? नहीं, एक बात ये बताइए, ईदगाह का मैदान मिट्टी का बना हुआ है, वहाँ पत्थर कहाँ से आ गए? जब मैंने आपसे पहले वाइन करा है कि सफाइयाँ होती हैं, ये कौन सा तरीका आ गया कि आपने डायरेक्ट बिना लाठी चार्ज किए, बिना आंसू गैस के आपने एकदम डायरेक्ट फायरिंग क्यों की? हमारे अब्दुल कलाम साहब ने एटम बम बनाया, हमारे वीर अब्दुल हमीद साहब ने पाकिस्तान के टैंक तोड़े, हमने कौन सी कारगिल पे झंडा लहराया? ये हमारी सज़ा है, यह हमारी सज़ाएँ हैं। यह हमारी देश में यह है कि हमसे लोग कहते थे कि पाकिस्तान चले जाओ, हमारे लोग कहते थे कि यहाँ पे कब्रें हैं, हमारे बाप दादाओं की हम छोड़ के नहीं जाएंगे, हम हिंदुस्तान के साथ हैं, हिंदुस्तान के साथ रहेंगे। तो आज हमें उसकी सज़ा ये मिली कि डायरेक्ट गोलियाँ मारी गई। इससे अंग्रेज़ों ने भी ऐसा नहीं किया, अरे वो भी इतना जालिमपन नहीं किया जितना जालिमपन उस टाइम पे हुआ था। ये अपनी आंखों देखी बात कर रहा हूँ मैं, सुनाई भी या सुनी सुनाई बात नहीं है। यह कमाल, सैयद कमाल फ़हीम साहब का बेटा सैयद असद कमाल बोल रहा है। आप लगा लीजिए कि 60-70 हज़ार खुद बोल रही है मीडिया, तो उसमें इतनी अनाधुम गोली में कितना आदमी मरा हो, अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। तो इस पे हंगामा मच गया। इंदिरा आई तो उन्हें घेर लिया पब्लिक ने, मेरे वालिद को बुलाया गया, मेरे वालिद पहुँचे, इंदिरा जी को एक कुर्सी मिली पुरानी सी, उस पर बिठाया गया, मेरे वालिद बैठे, बातचीत हुई। बोले कि इमाम साहब, बोले ना पीएससी हटाइए आप। तो उनके कहने पे यहाँ पे बीएसएफ बुलाई गई थी। आज जो बाबरी मस्जिद का मसला उठा है, किसने ताले खुलवाए थे? कौन था? कांग्रेस। कौन थे? राजीव गांधी जी। मस्जिद शहीद होती रही, कौन थे? नरसिम्हा राव। कौन सी सरकार थी? कांग्रेस। कितनी ही बातें आपको सुनाई जाए, हमेशा एक कांग्रेस का एक बहुत बढ़िया तरीका रहा कि एक तरफ दहशत दिखाते रहो और एक तरफ पुचकारते रहो। एक मिसाल है ना, एक ने थप्पड़ मार दिया, दूसरा आया, अरे बेटे चुप जाओ, क्या हुआ? अरे थप्पड़ मार दिया, अच्छा वही थप्पड़ मार दिया तुम। ये जुल्म है। तो वो दहाड़े मेरी कानून सुनी थी और ऐसी दहाड़े थी जो मैं आपको बयान नहीं कर सकता, नहीं कर सकता बयान। तो अगर ये रिपोर्ट बाकी में एक हिंदुस्तानी बन के अगर निकालोगे और किसी भी धर्म को साथ में नहीं लोगे तो हक मिल जाएगा, सच्चाई सामने आ जाएगी। और ये सोच लो कि ना हिंदू था, ना मुसलमान था, ना सिख था, ना ईसाई था, बस एक हिंदुस्तानी था। इतना करना चाहिए। अगर आप इस जांच को दोबारा से निकाल रहे हैं तो मेरी अपील है पूरी हिंदुस्तान की हुकूमत से और यहाँ की यूपी की हुकूमत से, ये इसको निकालिए प्लीज़। आपका आभारी रहेंगे हम लोग, आपके आभारी रहेंगे कि आपकी चलिए आत्मा तो जागी। हम आपको भी सलाम करेंगे इस बात का अगर सच्चाई से आपने निकाल दी। असद की आप बीती सुनने के बाद हम उनके साथ ईदगाह गए ताकि ये समझ सके कि 13 अगस्त 1980 के दिन ये नरसंहार शुरू कैसे हुआ था। तो कैसे कैसे हुआ यहाँ पर? कहाँ थे आप लोग उस वक्त जब ये चीज़? हम ऊपर थे उस जगह, वो सामने जो
जगह दिख रही है आपको, जी जी जी। उस जगह से। ओके, तो यहाँ पे पूरा जो ग्राउंड था ये पूरा भरा हुआ था उसमें? पूरा फुल बाहर सड़क तक था आदमी। जहाँ आपने गाड़ी मैंने ये दिखाई ना आपको, जी, शहीद का चौराया, जी। जहाँ बोले इधर को चले, इधर बाजार लग रहा है, वहाँ पे भी आदमी था, इसके पीछे भी आदमी था सब। पूरा और जो रोड था ये जी जी जी। और इस साइड में को जो वह है डबल फाटक, वहाँ तक आदमी था। तो मेरे वालिद साहब सामने वो जो वो है ना, उधर नमाज पढ़ा रहे थे, जो वो है। यहाँ पे लाशें, सब लाशों में ढेर पड़े हुए थे। आपने जब वहाँ पे गोली की आवाज़ सुनी तो क्या हुआ, असल में जानवर कहाँ आया था? सबसे पहले जो गोली की आवाज़ आई तो घायल लेके आए। सबसे पहली वाली जो मज़ार आपको वो जो मीनार दिख रही है ना, 2 मीनारें, वहाँ इमाम साहब बैठे थे। खुतबा ईद का बाद में होता, नमाज के बाद होता खुतबा। तो टांग पे उन्होंने रुमाल अपना बांधा उस आदमी के, उस जगह बैठ के। बोले क्या हुआ, गोली की आवाज़ तो आ रही थी। तो इतनी देर में फिर वो आन के यहाँ खड़े हुए इस जीने पे, और सीने पे आन के उन्होंने ये दीवार नहीं थी, ये बाउंड्री, जब यहाँ से चले हैं इस गेट से, ये मेन गेट था जी, यहाँ से चले हैं ऐसे, और चलने के बाद यूँ इधर को गए। तब ये सारा ये जो दीवार हम देख रहे हैं ये सब ओपन था? ओपन था एरिया। जी जी। और सामने की तरफ दुकानें थी नहीं, इसी तरह से? नहीं, इस तरीके से दुकानें नहीं थी। 1-2 मकान थे, और कोई दुकानें इतनी नहीं थी इसमें, कोई दुकानें यहाँ नहीं थी जी। ये आबादी भी नहीं थी लाजपत नगर वाली। जी, ये जो पुलिस थी उस वक्त जो जब ये झगड़ा हुआ तो किस तरफ ये झगड़ा शुरू हुआ? ये पुलिस जो थी, जो मकान बने हुए ना जी, जैसे इसके पीछे मकान नहीं थे, अच्छा, इसके पीछे थी, और 2 मकान हुआ करते थे। जी, जी। उस पे पुलिस छतों पे खड़ी हुई थी, जी जी बाकायदा दूरबीन से बात कर रही थी। जी जी। और एक मकान इधर इस साइड में, इधर पुलिस थी। इधर भी थी पुलिस? हाँ जी। इधर भी पुलिस थी, और बाकी सब मैदान था। बाकी सब मैदान? हाँ, 2 मकानों को छोड़ के। और वहाँ पे झगड़ा शुरू हुआ, आप ये कह रहे हैं? ये झगड़ा इस जगह शुरू हुआ है, जो ये फड़ लग रहा है ना, जी जी। इसके पास जो नाला है, जी जी जी। तो यहाँ से गोली स्टार्टिंग हुई है। जो जानवर आया था यहीं से आया था, इसी नाले से? जो जानवर देखा नहीं गया किसी ने, हम लोगों ने जानवर नहीं देखा है। जी जी। ये हुआ कि जानवर आया है जी, कोई जानवर आ गया, तो हाँ कपड़े ख़राब हो गए नमाजियों को, और इस बात पे पुलिस से झड़प हो गई जी। ये बात कह के लड़ाई झगड़ा चालू हुआ। और यहाँ पे फिर ये जो पीछे आप एरिया दिखा रहे हैं, इधर की तरफ ही सबसे पहले गोलीबारी शुरू हुई, आप ये? हाँ, गोलीबारी यहाँ पे, सब लाशें थी, यहाँ पे सारी लाशें थी, सब लाशें पड़ी थी यहाँ। वो वहाँ पे जो मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, अच्छा, वहाँ पे एक ड्रम पे पानी पिलाने वाले का इंतजाम था, तो वो ऐसे ड्रम में लौटा पड़ा हुआ था। ये सब लाशों के ढेर पड़े हुए थे, और हम लोग ऐसे जा रहे थे, और एक घेरा बनाए हुए थे। मतलब इस इमाम जगह साहब पे, जो थे वो घेरे में थे, इस जगह पे लाशें थी? आप लाशें थी, ये सब जगह, ये सब जगह पे सब लाशें गोलियाँ चल रही हैं, आते निकल रही हैं, टांगे टूटी हुई हैं, मतलब खून बह रहा है, मतलब कोई मरा हुआ है, कोई खिसक रहा है, कोई तड़प के कह रहा है कि बचा लो मुझे, बचा लो मुझे। तो फिर आप इमाम साहब जब बाहर गए पुलिस से बात करने, तो उस गेट से निकले? उस गेट से मुड़ के फिर इस जगह आए थे, तो मैंने पलट के देखा तो यहाँ डीएम और एसएसपी साहब खड़े थे, जहाँ अपने कार खड़ी गई, और ये सब फोर्स खड़ी थी, और लाशों के ढेर पड़े हुए थे, ये सब ढेर पड़े हुए थे, ये सब। तो उन्होंने मेरे धक्का देते हुए बोले कि इसको घर लेके चले जाओ, और उधर को बढ़े। उन्होंने जो वर्डिंग बोले वही वाले, जो वो मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये तूने क्या किया है खबीस, ये क्या किया तूने मरदूद, ये लफ्ज़ उनके मुंह से निकले थे। तो राइफलें तनी एकदम, तो डीएम ने और एसएसपी साहब ने उन राइफलों को नीचे कर दिया। और वो ये वाकया यहाँ का है, इस जगह का? ये यहाँ की बात है, इस जगह की, ये जो है इस जगह जो मैंने पलट के देखा, इतना देखा मैंने। जी, मतलब यहाँ पे वो ये बात चल रही थी, और लाशें पड़ी हुई थी, जब तक लाशें नहीं उठी थी। और फिर जब बाद में आए हैं आप, तब आपने ट्रक देखे हैं यहाँ से लाशों के जाते हुए? गाड़ियाँ जो पुलिस की पीएससी के जो ट्रक होते हैं, जी जी, खाली वो आन के खड़े हो गए थे, मैंने देखे थे 4-5 ट्रक जी, उनको उठाने के लिए, और फोर्स और आना शुरू हो गई जी, और फोर्स बुलाई गई पीएससी की। उन पीएससी को उतार लिया गया, और जो खाली ट्रक थे उनमें को लाशें करके डाल दी।
और वो सारा जितने भी एरिया में यहाँ लाशें पड़ी थी और आपका जैसे कि कहना है जिंदा लोग भी थे उनको जिंदा भी थे, डाल दिया गया। बिल्कुल जिंदा भी थे जो कर रहे थे। उस वक्त तो ये था कि जल्दी जल्दी साफ करो। मतलब उन लाशों का आज तक पता भी नहीं है कहाँ गई। पता क्या नहीं है, कुछ दरिया में बहा दिए होंगे, कुछ दफना दिए होंगे, कोई रेते में दबा दिए होंगे। यानी कि अपनों को वो लाशें भी नहीं मिली? नहीं मिली। चंद अगर 1-2 लाशें मिल गई हों, 10-5 लाशें मिल गई हों तो अलग बात है। 150 तो फिर जब भगदड़ मची यहाँ पे, आप उस मस्जिद पे थे तो जी, उतने एरिया ईदगाह तक में। तो लोग ठीक रहे, उतने एरिया तक। हाँ, उतने लेकिन एरिया जो तक सेफ रहे। हाँ, जो यहाँ के लोग थे जो सामने सामने की तरफ थे, जी जी, उन सब पे गोलीबारी हुई। खूब दबा जो ऊपर छतों पे पीएसी के लोग थे उन्होंने भी गोली खूब चलाई। इधर आप कह रहे हैं ये भी छतों पे इधर पीएसी वाले थे? हाँ, इधर यहाँ से भी एक गोली। मकान पे पीएससी खड़ी होती थी, जी। नहीं उन्होंने भी गोली खूब चलाई इधर कोई। खूब चलाई। हाँ। और अब भी जब आप आते हो इसी एरिया पे रुकते हो, जो आपने मंजर 50 साल 43 साल पहले जी, देखा, तो कैसा फील होता है? बस उन शहीदों की याद आती है, जो भी अपने फातिह भी पढ़ लेते हैं हम तो यार। भाई उनकी कब्रें तो पता नहीं कहाँ है, जी। लेकिन यहीं खड़े होकर उनके लिए दुआ मांग लेते हैं। शहीद हुए हैं, वो शहादत का दर्जा मिला उन्हें, हम दुआ यही मांग लेते हैं। अल्लाह पाक जितने भी लोग यहाँ शहीद हुए, अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह दी, उनके घर वालों को सब्र दे परवरदिगार। सैयद असद कमाल की बातों में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए हमने बात की मुरादाबाद के पूर्व फोटो जर्नलिस्ट ओपी रोड़ा से। ओपी रोड़ा 1980 में शहर के मशहूर फोटोग्राफर हुआ करते थे और घटना के बाद उन्हें पुलिस घटनास्थल की फोटोज लेने के लिए अपने साथ ले गई थी। रोड़ा बताते हैं कि जब वो वहां पहुंचे तो ईदगाह पर उन्होंने क्या मंजर देखा। 13 अगस्त को मुरादाबाद में ईदगाह पे बहुत बड़ी घटना घटित हुई थी। उस समय नमाज पढ़ी जा रही थी और अचानक कोई नाली वाली से कोई मतलब जानवर कोई आया, उस पर कीचड़ विचड़ लगा हुआ था और कीचड़ लगने से वो नमाज वाज जब बहुत हुई तो उसमें कुछ लोगों के कपड़े उससे सन गए थे। जानवर के निकलने से वो अपवित्र माना जाता है मुस्लिम समाज के लिए, उसके उनके कपड़े गंदे होना, उसमें रोष ये आ गया कि इसकी व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी। उस वजह से भगदौड़ मच गई। अचानक कहीं से पथराव शुरू हो गया, मतलब लोग भागने लग गए, कुछ नीचे कुचले जाने लग गए। तो इस तरह से ये घटना बढ़ती विशाल रूप ले गई। अधिकारी भी इसमें घायल हुए थे, एसपी सिटी भी था, 1-2 और भी सीओ भी घायल हुए थे। उनकी वहाँ तुरंत पट्टी वट्टी और सारा जितने अधिकारी थे सब नीचे से ऊपर छतों पे चले गए थे अपनी सुरक्षा के लिए। तो वहाँ हमने नज़ारा जो देखा, चारों तरफ मतलब टोपियाँ, जूते, चप्पल, लोग मतलब ऐसे फैले पड़े हुए थे जिससे, और उधर पुलिसकर्मी भी 3-4 डेड बॉडी पड़ी हुई थी जिसके हमने सारे मतलब फ़ोटोग्राफ्स वहाँ लिए थे वहाँ पर हमने। और उसके बाद मतलब स्थिति ये हुई कि जैसे वो गाड़ी हमें मतलब आगे लेके गई तो उधर से हज़ारों की संख्या में एक समुदाय के लोग जिनके हाथ में तलवार, लाठी, डंडा, पत्थर, गोले हाथ में, तो हमने सीओ से कहा हम में से इसमें कोई नहीं बचेगा, हमें वापस ले चलो। तो जब आगे गए तो देखा गलशेई चौकी पूरी तरह आग से लपटों में थी और जल रही थी, धुआं निकल रहा था। मतलब फ़ोटो खींचता रहा, ये कह रहा फटाफट फ़ोटो हमने खींचे सारे। डेड बॉडी के से जो लाशें पड़ी हुई थी वहाँ पर उनकी फ़ोटो कैसे, टोपियाँ वोपियाँ, चप्पलें, जूते सारी पटा हुआ था पूरा ईदगाह। जिन जिन लोगों के परिवारों के साथ ये घटना हो गई थी तो उसमें रोष में ये सब जलाया गया था। ये जो चौकी पे आग लगाई गई थी, जो और घायल हुए थे, पुलिस वाले मारे गए थे, तो ये रोष में, सारी घटनाएं रोष में हुई थी। और उसमें मतलब ये नहीं था कि पर्सनली उनका किसी से आपस में कोई दुश्मनी, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ये माहौल ऐसा बन गया था कि एक दूसरे के प्रति मतलब ये हो रहा था कि जो जिसको मिल जाए अपना गुस्सा निकालने के लिए तैयार था। ओपी रोड़ा के बाद हमारी मुलाकात हुई जरीना आपा से। जरीना अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं। 13 अगस्त 1980 को उनके पति जमील अहमद ईद की नमाज पढ़ने ईदगाह गए थे, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटे। अम्मा जी, 1980 में जब दंगे हुए थे यहाँ पे, हाँ? जब गोलीबारी चली थी, हाँ? तब क्या हुआ था? जब क्या हुआ था, आग बरस रही थी, एक हंगामा हुआ था, खून के बह रहे थे।
आपके पति भी थे वहाँ पे? हाँ, क्या नाम था उनका? जमील। जमील। उनके साथ क्या हुआ वहाँ पे? लाश उठा के नहीं, हमें नहीं दी लाश। ईदगाह में लड़ाई हुई थी ईदगाह में। तो घर पे थी मैं और लड़की, मेरी एक लड़की थी। क्या पता चला था आपको? ये पता चला कि जमील भाई की गोली लग गई, खून बह रहा। तो ये आपको घर में पता चला? तो फिर आप वहाँ गए थे? घर जाने का मौका ही नहीं मिला। कई महीनों लड़ाइयाँ रही, लड़ाई जंगा काफ़ी रहा। तो डर के मारे हम गए नहीं कि हमें न मार दें। पुलिस की गोली से लगा, पुलिस की गोली चलाई, पुलिस ने गोली चलाई। अकेली थी मैं, हिम्मत नहीं हुई। तो फिर जब पता चला कि वो नहीं रहे, हाँ। तो उनकी जो लाश थी उनके बारे में, डेड बॉडी के बारे में आपने पता किया था कि कहाँ गए वो? महीनों झगड़ा रहा, झगड़े का महीनों रहा। तो अब हम अकेली थे, लड़की को छोड़ के कहाँ जाती, कहाँ धक्के खाती। कुंवारी लड़की थी, 16 साल की थी, 14-15 साल की। पुलिस आती थी आए दिन, डर के मारे घर में रहते थे। मतलब वो आपके शौहर जो थे वो नमाज पढ़ने गए उस दिन ईद हाँ, की? नमाज पढ़ने गए थे। और फिर कभी नहीं लौटे? हाँ? फिर कभी नहीं लौटे? कभी नहीं लौटे। और लाश जो हमारे मोहल्ले के थे उन्होंने देखी कि जमील भाई ख़त्म हो गए। लेकिन आपको डेड बॉडी नहीं दी गई? देख वाली नहीं मिली। ऐसी लड़ाई कभी नहीं देखी कि जैसे उस बार हुई। किसका कसूर समझते हैं आप इसमें? हाँ? किसका कसूर है इसमें? कौन कसूरवार? अब हम जानते हैं, या हमारा कोई सरपरस्त होता तो हमें कोई बताता। पुलिस को कसूरवार समझते हैं प्रशासन को? क्या पता, अब पुलिस ने चलाई गोली। पुलिस ने चलाई गोली और बड़ी हैवत से यहाँ तक आ गई थी, गल सईद से यहाँ तक आ गई थी गोलियाँ। और रातों को बम छूटते थे तो घर में बंद करके रहते थे हम। उस रोज जब पुलिस की गोलियां चली तब R.K. राजू भी वहीं ईदगाह के बाहर मौजूद थे। राजू उस वक्त एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट थे। राजू बताते हैं कि कैसे मुस्लिम समाज और पुलिस में एक जानवर को लेकर झगड़ा हुआ और नौबत गोलीबारी तक पहुंच गई। फिर कैसे भीड़ ने उस वक्त के नगर निगम प्रभारी दिग्विजय सिंह की हत्या कर दी। राजू के मुताबिक इस घटना के तार 1980 में ही हुई एक दलित लड़की की किडनैपिंग से भी जुड़ते हैं, क्योंकि इस किडनैपिंग में कथित तौर पर मुस्लिम समाज के कुछ लड़कों का हाथ था। टाउन हॉल पे मतलब हमारी शॉप थी, हमारे बराबर में प्रेम सरोवर स्टूडियो था। तो वो पंडित जी हमको उस दिन जिधर ईद का कार्यक्रम था वो फोटो खींचने के लिए हमें साथ में लेके चले गए थे। जनता सेवक समाज का वो लगा हुआ था वहाँ कैंप, उसके फोटोग्राफी करनी थी। तो ये ईदगाह के बिल्कुल आगे लगा हुआ? हाँ, ईदगाह के पास में लगा हुआ था, गेट के पास में। तो उसके बाद जब वो ईद की नमाज़ तो अच्छी खासी हो गई थी, जो खुतबा होता है
उसके बाद खुतबे में ही कुछ हल्ला गुल्ला होना चालू हुआ, फिर सब लोग खड़े हो गए। उसके बाद भगदड़ सी मची। भगदड़ के बाद फिर वो गोली बोली चलने लगी वहाँ पर। तो फिर हमने सोचा कि तो चप्पलों के ऊपर तमाम पुलिस वाले चल रहे थे वहाँ पर। इतनी चप्पलें थी, वो फोटोग्राफ। भगदड़ के बाद जो लोगों की चप्पलें वहाँ बची। हाँ, वहाँ बहुत चप्पलें बची थी और कुछ लोग नाले में गिर गए थे। नाले के अंदर, नाले में कई लोग गिरे थे। और उसके बाद फिर पत्थरबाजी होने लगी, गोलीबारी। तो हम तो अपनी जान बचा कर अपने चले आए टाउन हॉल पे ही। वहीं अस्पताल है, वहाँ हमने ये देखा कि तमाम मतलब लाशें आने लगी, घायल आने लगे। तो अब जब इतना कुछ हुआ तो उसके बाद यहाँ भी मतलब नारेबाजी होने लगी टाउन हॉल पे, बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई। तो उसके बाद कुछ देर बाद मतलब कर्फ्यू लगा दिया गया। सर, ये जो गोलीबारी हुई जिस वक्त ईदगाह के सामने आप मौजूद थे, पहले क्या पुलिस वालों और जो मुस्लिम पक्ष के लड़के थे उनके बीच में कोई झगड़ा भी हुआ था? नहीं, झगड़ा नहीं हुआ था। कुछ मतलब गलत फहमी, कोई शिकार हो गए, खड़े हो गए सब लोग, फिर हल्ला गुल्ला हुआ और फिर भगदड़। वो जानवर हमने तो देखा नहीं साहब। लोग कहते हैं कि जानवर आया, लेकिन हम तो बाहर की साइड में थे, अंदर नहीं थे हम लोग। जानवर आया हो तो अंदर आया होगा, इस मारे जानवर की तो कोई हमने तो कोई देखा नहीं। दिग्विजय सिंह जो थे, समझे, वो नगर निगम के प्रभारी थे। तो ये अपने मतलब वहाँ सफाई व्यवस्था के लिए अधिकारी वहाँ होते हैं। तो इनका ड्राइवर गाड़ी पे खड़े थे, वो ड्राइवर छोड़ कर भाग गया। भीड़ में पब्लिक ने इन्हें दौड़ा लिया और नाले में गिरा दिया। तो ये 5-6 दिन बाद इनकी लाश मिली थी, वही बहुत फूल गई थी। उससे पहले भी कुछ दलित लड़की को अगवा करने की कोई कहानी थी शायद, यहाँ पे हम सुनते आ रहे हैं। जो ये ईदगाह पे जो इस तरीके का इंस्टीट्यूट हुआ है, तो वो ये समझिए कि मतलब इससे पहले भी यहाँ मतलब कर्फ्यू लग चुका था। तो ये एक लज्जा नाम की लड़की थी वाल्मीकि, ये वहाँ पर काम करने आती थी चर्च में। तो यहाँ से ये अगवा हो गई। तो जुलाई में इसकी शादी थी। जुलाई में जब शादी थी तो उसमें बारात चढ़ रही थी, उसमें पथराव हुआ। तो उसमें वाल्मीकि नामक वो था, बनवारी नाम का युवक, वो उसका चोट लगी उसके। तो वहाँ उसको पकड़ के उसको वो जो था बढ़ई का जो था बसूला, उससे रीढ़ की हड्डी काट दी थी। उसके 10-15-20 दिन बाद वो उसकी डेथ हो गई थी। किसने अगवा किया? ये दूसरे संप्रदाय के लोगों ने करा था। तो फिर पुलिस ने बरामद करी। उसके बाद उसके रिश्ता कर दिया। उसकी शादी थी, शादी जब बारात चढ़ रही थी तब उसको वहाँ मतलब फिर पथराव हुआ, झगड़ा हुआ, वहाँ कर्फ्यू लगाना पड़ा। उस समय आपके हाफिज मोहम्मद सिद्दीक MLA थे यहाँ पर। उन्होंने वो मतलब वहाँ मतलब झगड़ा शांत कराया। उसी टाइम पहुँच के वहीं इंदिरा चौक पर। उसमें कई लोग घायल भी हुए थे। तो यानी कि ये चीज़ें पहले से चल रही थी? हाँ, पहले से चल रही थी। ईद से पहले? हाँ, जिस दिन मतलब ये मामला हुआ है 13 अगस्त को, पूरी चौकी में आग लगा दी। परिवार थे उसमें पुलिस के, सबको जला दिया, मार दिया। कितने लोग मारे गए हुए? भाई ये तो मुझे पता नहीं कितने मारे गए होंगे, लेकिन वो पूरी पुलिस चौकी मतलब वो जो थी उसे फूंक दिया था। आप इस पूरे इंसिडेंट में PAC की जो भूमिका है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, वो PAC का काम है शांति व्यवस्था कायम करना। उसके बारे में मैं क्या बताऊँ। वहाँ फोर्स थी वहाँ पर। अब भीड़ का कोई दिमाग तो होता नहीं, भीड़ का कोई वो तो होता नहीं। भीड़ किधर को क्या कर दे। भीड़ थी वहाँ पर, समझाने वाले थे बहुत थे, कोई सुनने को तैयार नहीं था वहाँ पर। इस घटना की तह तक जाने के लिए हम फॉर्मर जर्नलिस्ट उमेश प्रसाद कैरे के घर पहुंचे। उमेश कैरे उस वक्त मुरादाबाद में अमर उजाला और ANI जैसी संस्थाओं के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि घटना के बाद जब वो ईदगाह पहुंचे तो वहां क्या मंजर था। हालांकि उमेश कैरे का कहना है कि मरने वालों की संख्या उतनी नहीं थी जितनी बताई जाती है। यही नहीं, मुस्लिम लीग के नेता शमीम अहमद की इस नरसंहार में भूमिका पर भी उमेश कैरे ने खुलकर बात की।
मैंने देखा कि बड़ी भीड़ इनकी नमाजियों की आ रही है और लाल मस्जिद की तरफ को जा रहे हैं। तो वहाँ बड़ी शक सा हुआ मुझे कि क्या हो गया ये शहर में। और मैं आगे चौराहे पे असारतपुर के चौराहे पे पहुँचा तो वहाँ पांडे जी, के.एम. पांडे करके डीएसपी थे, वो बैठे थे पुलिस फोर्स के साथ। तो जब ईदगाह के गेट के अंदर पहुँचे तो वहाँ पर जो हालत थी बड़ी अजीब सी हो रही थी, जैसे सब सन्नाटा और खून खून था इधर उधर। तो वहाँ सिपाही ने फायर कर दिया। फायर किया तो जब मेरे पीछे को गए तो डीएसपी साहब अशोक मिश्रा जो थे मेरे जान पहचान के थे, तो वो आ गए, उन्होंने पहचान लिया तो उन्होंने उससे गोली को मना कर दिया। तो ये जब आप वहाँ पहुँचे तब तक ऑलरेडी फायरिंग हो चुकी? हाँ, वहाँ हो चुकी थी और वहाँ पर से लाशें निकाली जा रही थी, घरों में आगे इधर उधर की तरफ से निकाली जा रही थी। तो वहाँ जहाँ बैठते थे वहाँ से सब लोग पीछे मकान के ऊपर छत पे खड़े थे और बाकी सड़क भी खाली थी, बिल्कुल सन्नाटा था। वहाँ असद मौलाई थे और वहाँ बेलचा पार्टी के एक अज्जी, डॉक्टर अज्जी थे, वो वहाँ से वो मदद कर रहे थे लाशों में थोड़ी निकालने की। फिर उन्होंने, मिश्रा जी ने मुझे बताया कि हमने 25 लाशें बरामद कर ली हैं और निकलने का सिलसिला भी जारी है। और पुलिस वर्सेस एक तरह से मुस्लिम था, ये कोई कम्युनल राइट्स नहीं कह सकते। शमीम अहमद जी के बारे में बात होती है कि मुस्लिम लीग के नेता थे। अभी जो रिपोर्ट योगी सरकार अभी मतलब जारी करने की बात कह रही है, उसमें भी पहले से कहा जा रहा है कि उन्हीं का नाम है जिनको मेन कल्प्रिट बताया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि असल में क्या चीज़ें हुई, क्या वाकई उनका कोई कसूर था? भाई उस वक़्त वो मुस्लिम लीग के, उत्तर प्रदेश मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे और वो यही ज़्यादातर बयान देते थे। कोई उनकी ज़्यादा सभा मैंने नहीं देखी होती हुए। उनकी ज़्यादातर यही मांग रहती थी कि मुसलमानों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, उनको नौकरियों में जगह दी जाए, पुलिस में भर्ती करी जाए उनकी जितने उनकी आबादी के हिसाब से। तो वो जो कोई मांगे नहीं थी उनकी। तो शमीम अहमद पहले से ही मतलब अपनी मुसलमानों के लिए मांगों को लेकर वो ज़्यादा, हाँ, वो उनका आंदोलन जो करते थे या बस जनसभा करते थे या जो हमारे पास प्रेस नोट लाते थे वो उसमें यही होता था और कोई 2-4 बातें होती थी। और पीएससी को करते थे कि इसके खिलाफ बोलते थे कुछ वो कि ये पुलिस वाले जो है दंगा करते हैं, जहाँ जाते हैं पीट देते हैं, ये करते हैं, इसलिए पुलिस वालों से उससे पीएससी से नाराज़ रहते थे और कुछ ज़्यादा बात। यानी कि जो रिपोर्ट में शमीम अहमद का नाम आ रहा है, हाँ, वो एक्चुअली उन कारणों की वजह से है जो अक्सर वो मांगे उठाते रहते थे। अब ये मुझे नहीं कह सकता मैं इसको, वो तो किस बारे में उनका नाम आ रहा है, रिपोर्ट ना तो हमने पढ़ी है। उनको उनसे डरने का मेरे ख्याल से तो कोई कारण था नहीं। पूरे माहौल में कितने लोग मारे गए होंगे आपके हिसाब से? फिगर का भी तो यही बताते 200 करीब आ गए थे, मगर जितनी लंबी फिगर बताई थी उतने नहीं मरे थे, क्योंकि बाद में जब जिसको बताया बाद में आगे जिंदा मिला मुझे। जैसे कुंजड़ा बताया कि फलाना मर गया, सब्जी वाला मजा आया तो बहुत मर गया, या कोई फलाना, तो सब जने बाकी बाद में जिंदा मिले। तो इसलिए तो ज़्यादा कुछ नहीं। जो हम 300-400 की फिगर सुनते हैं, क्या ये एग्जेजरेटेड फिगर है आपके? अब ये तो अपने आप लगा दी लोगों ने कि इतने बढ़ गए, तो इतने ज़्यादा तो मरे नहीं थे। आपके हिसाब से क्या नंबर रहा होगा? मेरा 200 से ज़्यादा नहीं था, 200 के करीब। हाँ। इस नरसंहार की सच्चाई का पता लगाते लगाते शाम हो गई और इसी दौरान हमारी मुलाकात हुई फ़हीम हुसैन और उनके चाचा नज़ीम हुसैन से। घटना के बाद जब बलवाइयों द्वारा गल शहीद पुलिस चौकी को आग लगा दी गई, तब पीएसी ने इस चौकी के साथ लगते घरों पर छापेमारी की। इसी छापेमारी के दौरान इनके पिता समेत घर के 4 सदस्यों को पुलिस अपने साथ ले गई और आज 43 साल बाद भी इन्हें नहीं पता कि इनके परिवार के लोग आखिर हैं कहाँ, वो जिंदा भी हैं या पुलिस ने उनका एनकाउंटर कर दिया। उस वक्त मैं और मेरे फादर नमाज पढ़कर हम लोग आए थे और घर आकर हम लोग एज यूजुअल मीठा वगैरह खा रहे थे। तब पता चला सड़क के पर हल्ला होने लगा। हम लोगों ने जाकर देखा तो कुछ झगड़ा का सा लग रहा था, कोई झगड़ा हो गया। फिर हम लोग अपने दरवाज़ा वगैरह बंद करके अंदर आकर बैठ गए। करीब आधे घंटे बाद हमारे यहाँ पुलिस वालों ने कोई दस्तक दी तो मेरे फादर ने जाकर दरवाज़ा खोल दिया। तो वो लोग कहने लगे कि हम लोग आपके घर की तलाशी लेंगे। तो मेरे फादर ने कहा कि चलिए आइए ले लीजिए तलाशी। अब उसमें तलाशी लेने के लिए उन लोगों ने
मेरे फादर जो जेंट्स लोग थे उन्हें अलग कर दिया, मेरे बड़े भाइयों को सबको अलग कर दिया, लेडीज़ को उन्होंने अलग कर दिया। तलाशी लेने के बाद जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो वो लोग मेरे फादर और मेरे भाई को नीचे लेकर चले गए कि आप लोग नीचे चलिए, कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी है आपको। और उसके बाद उन लोगों ने उन्हें गाड़ी वगैरह में बिठा लिया और उसके बाद से आज तक उनका पता नहीं वो कहाँ चले गए। आपके जो पिताजी थे वो भी उसी में? जी, मेरे भी मतलब मेरे दादा थे, मेरे वालिद थे, मेरे अंकल थे और दूसरा वाले भी अंकल थे मेरे, यानी कि 4 लोगों को पुलिस लेकर गई थी। 4 लोगों को? 4 लोगों को। ये किस तारीख की बात है? ये तो साहब जब तक हमें जिंदा रहना है, 13 अगस्त बरोज़ बुध, ईद का दिन, टाइम 12 बजे का। तो ये गल शहीद जो पुलिस चौकी जलाई गई थी उसके बाद ये आपके घर आए थे पीएसी वाले? उसी के बाद जो ये बवंडर जो कटा था ये उसी के बाद ज़्यादा कटा था। उसमें हम लोगों को कोई ऐसा नहीं, मैं तो बहुत छोटा था और मेरे फादर भी उस टाइप के हम लोग रहिए। बस ये हमारा गुनाह ये है कि हम लोग थाने के करीब रहते थे, बस थाने के करीब रहे, बाकी ये कोई नहीं। तो हम लोग खाने कमाने वाले लोग थे और ऐसा क्या करेंगे हम लोग, छोटा परिवार, पूरा परिवार घर में था। तो ये जो गिरफ्तारी हुई इसके पीछे आपको क्या कारण लगता है? तो साहब एक तरीके की बड़ी सोची समझी ऐसा लगता है कि झगड़ा तो यहाँ पर गल शहीद पर था ही नहीं, झगड़ा तो ईदगाह पर था। बस यहाँ पर तो कोई फिसाद ही नहीं था उस वक़्त, ना ही कोई ऐसा था कि कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता। तो आप लोगों ने कोई कोशिश की कि पुलिस थाने गए हो, रपट लिखवाई हो या उनको ढूंढने की कोशिश की हो कि कहाँ गए आपके घर के सदस्य? देखिए हम लोग तो उस वक्त छोटे थे, हम लोग कहाँ थाने में जाते, और थाने में जाते तो उस वक्त तो थाने में चढ़ना मुहाल हो रहा था, क्योंकि मुसलमानों को लोग ऐसे देख रहे थे कि ये पता नहीं कौन से फसादी आ गए। हम लोगों ने ढूंढने की बहुत कोशिश की, बाद में प्रशासन पर भी बहुत दबाव बनाया, मगर हमें कुछ पता ही नहीं चला वो लोग गए कहाँ। हमारी वालदा है, उनको ये मतलब 2 दिन से तबीयत ख़राब है उनकी, ये मतलब पता नहीं क्या है कि भैया 43 साल के बाद क्या ऐसा जो लोग आ रहे हैं, क्या वजह है। अब अपन तो बाद तो हमें एहसास होने लगा कि हम तो साहब बस क्या बताएंगे, तो हमारा दिल जानता है या हमारा अल्लाह जानता है कि इस 3-4 दिन से हम, मतलब जब से ये रिपोर्ट आप बाहर आने की बात आई है तब से आपकी जो वालदा हैं उनकी तबीयत? हाँ, तबीयत बहुत ज़्यादा उनकी ख़राब है, क्योंकि वही एक घर के अंदर एक ऐसा मेंबर बची हैं शायद, क्योंकि भाई बाकी सब लोग जो भी थे हमारे, पहली बात तो जो घर के परिवार के जो मुखिया थे वो तो चले ही गए थे, अब हमारी वालदा बची हैं। दादी का भी अभी 4-5 साल पहले ही इंतकाल हुआ है हमारी। ये सारा जो किया कराया है ना, सारा ये जहाँ तक मेरी अपनी जानकारी में आता है ये कांग्रेस की सरकारों का किया हुआ है, क्योंकि उस वक्त यहाँ के एमपी हाफिज़ मोहम्मद सद्दीक थे, तो उनसे जब संसद में सवाल किया गया था इस बारे में कि ये मुरादाबाद में जो झगड़ा ईद की नमाज के वक्त हुआ है इसमें इसका के बारे में पता गया, तो उन्होंने बताया कि कुछ नहीं साहब, 2-3 लोग घायल या फौत हो गए, बाकी उन्होंने कुछ आगे बताया ही नहीं इसके बारे में। मेरे घर पे उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी खुद आई हुई थी और पूरा अमला आया हुआ था, और वो लोग बहुत ज़बरदस्त आश्वासन दे के गए थे हमें कि हम आपके लिए कुछ करेंगे, मगर 43 साल हो गए, कुछ नहीं किया ईमानदारी से किसी सरकार ने। क्या बात हुई थी इंदिरा गांधी और आपके परिवार के बीच? नहीं, हम लोगों ने तो उनसे ये कहा था कि हमारे आदमी लौटा दो जो ये लोग ले गए, हमें वही चाहिए, पर हमारे लिए वही काफ़ी थे। मेरे फादर आ जाते, मेरी माँ का खामिद आ जाते, तो इससे बढ़िया क्या बात थी। हम लोगों ने कहा था कि हमें वो लौटा दो जो ले गए हो आप लोग। उन्होंने वादा भी किया कि हाँ हम ज़रूर लौटाएंगे, मगर ना तो उन्हें लौटाया और ना ही आज तक कोई कंपनसेशन, कोई मुआवजा हमें 1 रुपये का भी नहीं मिला कि जिससे हमारे ज़ख्म पे कुछ तो मरहम लग जाता, कि हमें कुछ खाने को तो मिल जाता। उस माने 84 के दंगों को सिखों को आज तक मुआवजा मिल रहा है, मगर मेरा पूरा घर तबाह कर दिया और मुझे कुछ नहीं मिला। ये तो बहुत मेरे साथ नाइंसाफ़ी है। दुनिया लोग ऐसे भी होते हैं कि दुनिया के अंदर नहीं आए, उनके बाप का इंतकाल हो जाता, तो उस बच्चों को ये यकीन तो होता है कि यार हमारे बाप की कब्र यहाँ पर है। हम तो आज भी कब्रिस्तान जाते हैं, हम तो बड़े बदनसीब हैं साहब, इस जगह हमारी, हमें इस बात का बड़ा अफसोस रहता है। वो नहीं है तो कहाँ दफन? कहाँ दफन? मैं तो देखता था कि लोग अपने वालिद की और बड़े लोगों की कब्रों पर जाते थे, मगर यह कि मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मेरे फादर की कब्र है या नहीं है, कहीं कहाँ डाल दिया उन्होंने ले जाकर। आज 43 साल के बाद रिपोर्ट हजम नहीं हो रही सर, हजम नहीं हो रही बिल्कुल। ईद मनाते हैं अभी भी सब? हर ईद जो है वो बरोज़ बुध 13 अगस्त की याद दिलाती है।
इसका अंदाज़ा सिर्फ हमें है, हमारी वालदा को। हमारे घर कभी आप आइए भाई साहब, कभी आप आइए हजरत ईद के दिन, आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारे घर ईद के दिन क्या होता है। जिसके घर से 4 यानी कि चारों घर के मुखिया, हम तो सभी सोचते हैं साथ में अगर हमें भी ले जाए तो बड़ी मेहरबानी। हाँ सही बात है, सभी को मार देते, सभी को मार देते, वो बेहतर था हमारे लिए, वो बेहतर था, सबको मार देते। अपनी आप बीती बताने के बाद नजीम हुसैन उनके घर के पास की मस्जिद के एक मुअज्जिन की दर्दनाक कहानी बयां करते हैं, जो उस मस्जिद में अजान दिया करते थे। मैं यहाँ पर एक छोटी मस्जिद के नाम से हुआ करती थी एक मस्जिद, तो वहाँ पर एक मुअज्जिन जो अजान देते हैं, एजेड थे वो, करीब उस वक्त 40-45 साल की उनकी उम्र रही होगी। तो वो मस्जिद के अंदर ही थे अपनी मौजूद, क्योंकि वो वहीं रहते थे। तो सन 80 में जब झगड़ा हुआ था, पुलिस ने वहाँ पर उनको पकड़कर उनको दीवार पर उछाल के इतना उछाला था कि उनका भेजा दीवार पर चिपक गया, तमाम सिर फट गया था उनका। मैंने खुद अपनी आंखों से उनका भेजा देखा दीवार पे लगा हुआ, और उनकी लाश नीचे पड़ी हुई थी। और फिर उसके बाद उन्होंने मतलब आग लगी हुई थी, उसके अंदर डाल दिया। आज उस मस्जिद का नाम जो है, आप रोड पे निकलिए, पुत्तन शहीद, हम नहीं बोल रहे उसमें, आप रोड पे निकलिए, किसी भी चलते हुए आदमी से आप पूछ ले कि इस मस्जिद का नाम पुत्तन शहीद क्यों है। उस मस्जिद का नाम ही सन 1980 से पुत्तन शहीद मस्जिद का नाम रखा हुआ, क्योंकि उनका नाम पुत्तन था। तो आज उसी की कुर्बानी का वो नतीजा ये है कि अगर आप अजान अगर हो जाए और उसमें अगर आप 5-7 मिनट अगर आदमी लेट हो जाए तो आदमी को जगह नहीं मिलेगी उस मस्जिद के अंदर। 1980 में गल शहीद चौकी को आग के हवाले किए जाने के बाद आसपास के घरों में पुलिस ने कहर ढा दिया। उसमें मोहम्मद आलम का घर भी अछूता नहीं रहा। मोहम्मद आलम मुरादाबाद में गल शहीद चौकी के पास ही किराने की दुकान चलाते हैं। सन 80 में यहाँ राइड हुआ, बलवाई आए थाने पर, उन्होंने थाने को नुकसान पहुँचाया और पुलिस ने उसके अगेंस्ट, उसके अपोजिट जो है वो हमारे यहाँ घर पर अटैक किया, मदर को शूट किया, स्पॉट वो ख़त्म हो गई। 3 दिन तक डेड बॉडी हमारे यहाँ घर पर ही रखी रही। अगर शायद हम लोग वहाँ यहाँ से अपने घर से अगर पनाह नहीं लेते वहाँ पड़ोस में, तो शायद वो हमें भी शूट कर देते। आपके वालिद उस वक्त थे? हाँ थे, पड़ोस में पनाह लिए हुए थे हम लोग, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाई पुलिस, और इसलिए हम बच गए। अकेली एक महिला घर में थी जी, पुलिस घुसी और उनको गोली मारी। जी, पुलिस ने तो काफ़ी जुल्म किया उस दौरान, भाई आगजनी भी की और लूटमार भी की, और जो है आग लगा के और जो लोग चले जाते थे लूट मार कर कर, और जो कोई अगर उनको कोई पर्सन मिला तो उसको भी गोली मार दी उन्होंने। बहुत ज़्यादा जुल्म किया पुलिस ने उस दौरान। जिन लोगों को पुलिस मार करके अपने साथ ले गई, उनकी बॉडी वापस नहीं दी। तो आपने कोई उसकी FIR कभी लिखवाई या कभी? उस टाइम हम काफ़ी छोटे थे, लगभग मैं था करीब 11 साल का उस टाइम। FIR वगैरह ये तो ध्यान नहीं कि भाई दर्ज हुई नहीं हुई, हमारे फादर ने किया क्योंकि हम तो काफ़ी छोटे थे उस दौरान। जिसका कोई मरता है और दर्द उसी को होता है, भाई दर्द क्या चीज़ है तो इंसान वो ही जान सकता है जिसको चोट पहुंची हो। इसमें इंसाफ मिलना चाहिए ऐसे लोगों को जिन लोगों के साथ ये हादसे हुए, और मुआवजा भी कोई नहीं मिला। और यही है कि भाई जो इसके खतावार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। इस दौरान हमने मुरादाबाद के कुछ आम लोगों से भी जानने की कोशिश की कि 43 साल बाद इस नरसंहार पर हो रही इस राजनीति पर उनकी क्या राय है। सन 80 का कांड है, सन 80 को 33 साल हो गए, 43 साल। आज की समस्या जो आज की समस्या उसको पिछली समस्या बोलना है। आज की समस्या क्या है? बेरोजगारी, रोजगार नहीं, शिक्षा पे बात न कर रहे हैं, किसी बात न कर रहे हैं, सिर्फ जात धर्म पे बातचीत चल रही, पार्टी साहब चल रही, धर्म जात पे धर्म पे इस पे। आज का समस्या क्या है? शिक्षा नहीं है और रोजगार नहीं है, नहीं क्या क्या रोजगार है, और जात ब्याज मजहब में बांट रखा है, इसको नहीं बांटो। आज की समस्या देखो, आज की समस्या जरूरत क्या है? आज बच्चा कहाँ जाना चाहिए? आज बच्चे घर में लेटते होना चाहिए,
बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े विदेश तरक्की बढ़ रहे हैं और हम लोग जाति धर्म में पड़े हैं। हमें इस बात का अफसोस है। आज जो है, आज का माहौल विकास की बात करो, विकास पे कैसे चलना चाहिए, कैसे रोजगार मिलना चाहिए, वो समस्या कोई नहीं बोल लिया। सिर्फ क्या बोल लिया, राम पे, हनुमान पे, उस पे, मुस्लिम पे, ये क्या, कुछ नहीं है। सिर्फ इंसानियत पे बढ़ो, इंसानियत पे कोई चीज़ है। मुरादाबाद में जो हुआ वो कई सवाल पैदा करता है कि आखिर इस नरसंहार का दोषी कौन था। क्यों पीएसी के अत्याचार को हिंदू मुस्लिम दंगे की शक्ल देने की कोशिश की गई? क्यों उस वक्त की सरकारों का रवैया इस नरसंहार पर पर्दा डालने का था? और 43 साल बाद इस दंगे की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के पीछे मौजूदा सरकार की क्या मंशा है? लेकिन सबसे ज्यादा झकझोर देने वाला सवाल इन लोगों की आंखों में आंसू बनकर तैर रहा है कि इतने निर्दोष लोग मारे गए, लेकिन किसी एक कसूरवार को भी सजा नहीं हुई और अब आज़ाद मुल्क का ये भयावह नरसंहार सिर्फ एक धुंधली याद बनकर रह गया है। किसी ने सही कहा है कि टाइम एंड डिस्टेंस डिस्ट्रॉय द ट्रुथ ऑफ एनी इवेंट। समय और दूरी किसी भी घटना की सच्चाई को खत्म कर देते हैं।